वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो चुनाव ड्यूटी करने जा रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पीठासीन अधिकारी की डायरी यानी पीआरओ डायरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। और जिन साथियों ने पहले चुनाव करवाए हुए हैं या पीआरओ के रूप में काम किया है, उनको तो पता है। लेकिन जो नए साथी है, जो पीओ 1, 2, 3 के रूप में कार्य कर रहे हैं या पहली बार अगर पीआरओ बन रहे हैं, तो उनके मन में रहता है कि पीठासीन अधिकारी की डायरी किस तरह की होती है, कौन कौन से कॉलम होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीठासीन अधिकारी की डायरी पूरे चुनाव प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। और इसको अनसील्ड लिफाफे में रखा जाता है, और बाद में जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं, उसके बाद में जब आप सामग्री जमा कराते हैं, तो सबसे पहले इस डायरी को जो भी काउंटर पे अधिकारी होते हैं, वो इसको खोल करके देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद अन्य सामग्री जमा करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और इसमें क्या क्या कॉलम होते हैं और कौन सा कॉलम किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो आदर्श एक मॉडल जो पीओ डायरी है, पीठासीन अधिकारी की डायरी है, वो किस तरह की होगी, कौन से कॉलम आपको पढ़ने हैं, पूरा एक लाइव प्रोसेस में आपको बताऊंगा। तो मैं आपको एक तो जो नॉर्मल पीओ डायरी का जो फॉर्मेट है वो बताऊंगा, और एक भरा हुआ फॉर्मेट आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे जो पीठासीन अधिकारी की डायरी है, इस तरह की जो एक फॉर्मेट होगा, जिसमें 3 या 4 पेज होंगे, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र, मतदान की तिथि, मतदान की क्रम संख्या वगैरह ये सारे, इसमें अलावा स्थानीय रूप से मतदान अधिकारी भर्ती किए गए नहीं किए गए, या जो भी इसमें कॉलम है, आपूर्ति किए गए टैग है, विशेष टैग है, पेपर, पिंक पेपर सील वगैरह। और इसके अलावा मशीन है, कौन सी काम में ली, कौन सी नहीं ली। और इसके अलावा मतदान पे कौन से एजेंट कितने उपस्थित थे, ये उसके सारे जो फॉर्मेट है, ये सारी जानकारी आपको इसमें पढ़नी पड़ती है। और पूरे एक तरह से पूरी जो पोलिंग प्रोसेस पूरे दिन की होती है, उसका एक तरह से समरी है, वो पीओ डायरी में आ जाती है। तो इसमें कौन कौन से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और किस तरीके से इसको भरेंगे, तो मैं आपको एक फॉर्मेट जो पीओ डायरी का है, नहीं पीठासीन अधिकारी की डायरी का जो फॉर्मेट है, भरा हुआ फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं अन्य जो आगे वाले वीडियो हैं, उसमें अन्य जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे 17 ग रजिस्टर या 17 ग जो मत लेखा होता है, वो किस तरीके से भरना है, या अन्य जो भी फॉर्मेट्स है, मतदान अभिकर्ताओं के फॉर्म किस तरीके से लेना है, ये सारे भी भरे हुए आपको बताऊंगा। तो आज बात करेंगे पीठासीन अधिकारी की डायरी की। तो यहाँ से जैसे निर्वाचन क्षेत्र का नाम है, तो स्पष्ट अक्षरों में आपको उस क्षेत्र का नाम लिखना है जो आप जहाँ वोटिंग करवाने जा रहे हैं। इसके बाद मतदान की तारीख आपको लिखनी है। इस बार जैसे 25 नवंबर है, तो वो लिखनी है। उसके बाद में मतदान स्थल का नाम और उसकी संख्या यानी क्रम संख्या और उसका स्थान का नाम आपको लिखना है। और इसमें जो अगला जो कॉलम है कि मतदान स्थल कहाँ स्थित है, शासकीय या अशासकीय भवन यानी राजकीय भवन में है, निजी भवन में है, या अस्थायी संरचना में है, तो जो भी है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में जो चौथा कॉलम था कि स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारी की कोई संख्या यदि कोई हो, तो सामान्य रूप से स्थानीय लेवल पे कोई भी अधिकारी, मतदान अधिकारी भर्ती नहीं किया जाता। चुनाव आयोग द्वारा जो भी प्रक्रिया होती है और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो टीम बनाई जाती है, पोलिंग पार्टी बनाई जाती है, उसके कर्मचारी इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें या तो जीरो लिख दें, क्योंकि ये लगभग नहीं के बराबर होता है, कुछ विशेष परिस्थितियाँ हो तो अलग बात है। अगला है कि सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो, तो ऐसी नियुक्ति का कारण अगर कुछ नहीं है, तो आपको नील या एन लिख देना है। उसके बाद में जो सबसे बड़ा कॉलम जिसमें इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो है ईवीएम के बारे में, मशीनों के बारे में। तो पहला कॉलम हो गया उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या, तो आपको सीयू है उसकी संख्या लिखनी है। सामान्य रूप से एक होगी। अगर मान लो मतदान के दौरान अगर आपके कोई कंट्रोल यूनिट खराब हो जाती है, आप सेट चेंज करते हैं, तो 1+1 2 हो जाएगी। और उसके बाद में उपयोग की गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, जो भी क्रम संख्या आपके यहाँ होगी, वो क्रम संख्या आपको स्पष्ट रूप से लिखनी है। और सीयू पे लगे जो एड्रेस टैग है, उसे ऑन करने पे या उसके ऊपर जो एड्रेस टैग पे भी लगी होगी। इसके अलावा सीयू के फ्रंट पेज और बैक साइड में जो स्टिकर लगा होगा, जो बेल के इंजीनियर द्वारा साइन किया होगा, उसमें भी इसके नंबर लिखे हुए होंगे, तो अच्छी तरह से कंफर्म करके वो नंबर लिखें। उसके बाद में बी यानी बैलेट यूनिट है, मतदान यूनिट है, उसकी क्रम संख्या कितनी ली है, कितने काम में ली, तो एक है तो एक, अगर एक से ज़्यादा है तो 1+1 कर सकते हैं, अगर मान लो दोबारा चेंज की हो तो। इसके अलावा उपयोग में की गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या आपको यहाँ लिखनी है, जो भी क्रम संख्या है वो भी आपके बीयू पे लगे एड्रेस टैग्स है उस पर मिल जाएगी, के नीचे स्टिकर लगा होगा उस पर भी मिल जाएगी। अगला है उपयोग की गई पेपर सीलों की संख्या। तो अब सामान्य रूप से जो सीयू का जो रिजल्ट सेक्शन सील करने के लिए इस बार ग्रीन पेपर सील दी जाएगी। पिंक पेपर सील है वो मशीन पे ऑलरेडी लगी हुई होगी, सीयू पे भी लगी होगी, बीयू पे भी लगी होगी, तो उसकी आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आरओ लेवल पे लगी हुई होगी। जो मशीन को सील करने के नहीं, जो कैंडिडेट सेक्शन है, सॉरी कैंडिडेट सेक्शन है, वो आरओ लेवल से सील होगा। आपको रिजल्ट सेक्शन है, उसको मॉक पोल के बाद में सील करना है, तो वहाँ जो सील लगेगी वो ग्रीन पेपर सील लगेगी। उसका मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया कि
ग्रीन पेपर सील किस तरह की होगी, आगे का भाग ऊपर का हरा होगा, फिर नीचे लाल होगा, ए और बी इस पर संख्या लिखी होगी। उसको जब कई लास्ट में उसके वो जो ए का निशान है उसके ऊपर बी का आएगा, और उसके ऊपर है वो क्रम संख्या वगैरह आएगी। पूरा मैंने लाइव मशीन सीलिंग का वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जरूर देखें। तो जो ग्रीन पेपर सील है वो यहाँ रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए काम में आएगी, उसके आपको नंबर लिखना है। उसके बाद में प्रयुक्त किए गए विशेष टैग, जो स्पेशल टैग है, वो आपको कितने दिए गए पहले तो आप वो लिखना है। उसके बाद में कौन सा दिया गया, तो जैसे कौन कौन से दिए गए, तो जैसे ये एक सीरीज है 01 से 03 तक, या 3 से 5, 5 से 7, जो भी संख्या हो वो आपको लिखनी है। जो स्पेशल टैग है उनका विवरण आपको लिखना है। उसके बाद में कितने काम में लिए गए स्पेशल टैग, अगर कोई कटा या फटा नहीं है या कोई डैमेज नहीं होता है, तो एक ही स्पेशल टैग है वो आपको इस मशीन को सीयू सेक्शन को सील करने में काम आएगा। उसको आपकी संख्या लिख देनी है, जैसे ये पहला है तो पहले क्रम वाले को ही लिखना है ताकि आपकी क्रम संख्या सही रहे। तो जो भी स्पेशल टैग दिए उनमें से जो काम में लिए उसकी संख्या लिखनी है। उसके बाद में उपयोग में न लाए गए स्पेशल विशेष टैग की क्रम संख्या। अब जैसे एक जो काम में आ गया उसके बाद के जो भी होंगे वो अनयूज होंगे, वो आपको संख्या यहाँ लिखनी है। उसके बाद में प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या, अगर मान लो इस बार स्ट्रिप सील नहीं है, स्ट्रिप सील में आपको बता दूं कि अगर आपने जो पुराने साथी है जिन्होंने मतदान करवाया हुआ है, तो पहले स्ट्रिप सील आती थी ABCD, उसमें 4 भाग होते थे, और उसको पूरे जो कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के ऊपर एक तरह से घुमा करके पूरा उस पर लपेटा जाता था। इस बार उसका प्रावधान नहीं है, तो अगर मान लो नहीं है तो आप इसको NA कर दें, यानी नॉट एप्लीकेबल कर दें, क्योंकि इस बार ये लागू नहीं है। और अगर कॉलम है तो आपको पढ़ना है, अगर कॉलम ही हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये पुराना है। इस बार अगर नया फॉर्मेट आएगा उसमें अगर ऑप्शन आ रहा है और आपको नहीं दी गई तो आपको NA लिख देना है, नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल। अगला है जिन मतदाताओं ने वीवीपैट का उपयोग किया है उन पर लागू सिस्टम, यानी इस बार वीवीपैट का उपयोग होगा तो वीवीपैट की भी आपको जानकारी देनी पड़ेगी। तो उपयोग में लिए प्रिंटर की संख्या, यानी कितनी वीवीपैट काम में ली जा रही है, सामान्य रूप से एक होगी, अगर कोई खराबी हो जाती है तो एक्स्ट्रा हो सकती है। और प्रिंटर की क्रम संख्या, यानी वीवीपैट की जो संख्या है, वीवीपैट कहें या प्रिंटर दोनों एक ही बात है, प्रिंटर ही वो वीवीपैट प्रिंटर का ही एक प्रकार है, तो उसकी क्रम संख्या उसके ऊपर जो एड्रेस टैग वगैरह उस पर भी लिखी हुई होगी, तो वो आपको यहाँ से नोट करनी लिखनी है। उसके बाद में एजेंट्स का ब्यौरा आपको देना है कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, यानी कैंडिडेट कितने कैंडिडेट ने अपने अपने एजेंट है वो नियुक्त किए हैं, तो जितने भी कैंडिडेट ने एजेंट नियुक्त किए हैं वो एजेंट यहाँ आपको संख्या आ जाएगी। जैसे मान लो यहाँ 5 नियुक्त किए तो 5 आ जाएंगे, 6 है तो 6, 7 जो भी है वो संख्या आ जाएगी। उसके बाद मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, जब वोटिंग प्रारंभ होगी 7 बजे, उस समय कितने वोट एजेंट्स मौजूद है वो संख्या आपको लिखनी है, क्योंकि उनके साइन भी आपको करवाने पड़ेंगे। तो जैसे पीठासीन अधिकारी मतदान शुरू की घोषणा करेंगे उस समय एजेंट्स के साइन करवाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो मॉक पोल का सर्टिफिकेट वगैरह होगा वहाँ पे भी एजेंट्स के साइन होंगे, तो आपको वो संख्या लिखनी है। उसके बाद में अगर कोई विलम्ब से आते हैं, देर से अगर कोई एजेंट आता है तो उसकी संख्या लिखनी है। और मतदान समाप्ति के समय कितने एजेंट्स मौजूद होते हैं उनकी संख्या लिखनी है। तो लगभग सारे जो एजेंट्स है वो मौजूद होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप जो भी संख्या है वो आप लिखें। अब इसके बाद में इम्पोर्टेंट एक कॉलम है कि मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की संख्या, यानी कुल कितने मतदाता उस केंद्र पर आवंटित है, वो आपको जैसे मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल होगी जो PO1 के पास होगी उसमें भी आ जाएगी। इसके अलावा अन्य जो भी दस्तावेज वगैरह होंगे उसमें भी ये संख्या आ जाएगी। तो जैसे मान लो इसमें 1192 है, तो जो भी संख्या होगी वो आएगी। दूसरा इसका कॉलम है कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, तो ये दोनों सेम ही आएगी, यानी जो चिन्हित प्रति होगी जो PO1 के पास रहेगी, मार्क कॉपी होगी, उसमें कितने मतदाताओं की संख्या है, तो वो और ये दोनों सेम ही आएगी, तो ये लगभग सेम ही रहेगा। उसके बाद जो तीसरा कॉलम है कि ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर पे 17 या 17A के अनुसार मत दिया, तो 17A में जो भी मतदान किए हुए जो भी जो मतदाता है उनकी संख्या यहाँ आएगी, यानी जिन्होंने साइन किए, जिनकी एंट्री 17 का रजिस्टर में यानी PO2 के पास है उसमें साइन किए उनकी संख्या आ जाएगी। अब मान लो जैसे 804 लोगों ने वोट किया, अब इसमें मशीन में उसमें अंतर आ सकता है, तो उस अंतर को आपको कहाँ कन्फर्म होगा। अब जैसे इसका अगला कॉलम है कि मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए मतों की संख्या। अब जैसे मतदान मशीन में जब आप लास्ट में टोटल का बटन दबाएंगे तो यहाँ मान लो जैसे 802 आ रही है, जबकि 17 का रजिस्टर में आपके 804 आ रही है, इसका मतलब हुआ 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर कैसे हो सकता है, तो ये अंतर यहाँ आ जाएगा। एक तो कि मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया, यदि कोई हो तो मान लो जैसे कोई मतदाता आया, उसने PO1 के पास अपनी पहचान सुनिश्चित कर दी, पहचान होगी उसकी, उसके बाद PO2 के पास में गया, PO2 ने उसके स्याही लगा दी, उसका रजिस्टर में मतदाता रजिस्टर 17 का में साइन करवा लिए,
पर्ची जारी की और PO3 के पास जा रहा है और उसके बाद में वो कह रहा है कि मैं वोट नहीं दूंगा। तो ऐसी स्थिति में किसी भी मतदाता को वोट देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कि उस मतदाता ने वोट देने से मना किया, यानी वोट न देने का निश्चय किया है। तो ऐसे अगर कोई है तो उसकी घोषणा जो 17 का रजिस्टर में भी आगे लिखा जाएगा। उसके बाद में वो जो संख्या है वो टोटल में से माइनस हो जाएगी, क्योंकि उसने मत नहीं दिया तो उसकी संख्या है वो मशीन में नहीं आएगी। तो ये दो संख्या अगर एक्स यहाँ हो जाएगी तो ये दो वोटर ये हो गए जिन्होंने मत देने से मना किया, और 802 ये हो गए, कुल मिलाकर के 804 जो इस रजिस्टर में थे, तो वो आंकड़ा सही मिल जाएगा। तो ये ज़रूरी है, कुल मिलाकर के 17 का रजिस्टर और मशीन का रिकॉर्ड मिलना चाहिए। अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरी एंट्री, इस तरह की एंट्री जैसे जो 49M है या 49O वगैरह कोई अगर कॉलम में है तो वो एंट्री आएगी, तो इस कारण से ये एंट्री है वो बराबर हो जाएगी। अब यहाँ प्रथम मतदान अधिकारी के यहाँ साइन हो जाएंगे और इसके बाद में मतदाता रजिस्टर के बाहर साधक यानी PO2 के साइन होंगे, और परिमतदान अधिकारी के जो भी PO2 होगा उनके साइन होंगे। अगला कॉलम है निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिया, यानी वोट, टोटल वोट कास्ट कितने हुए, उनमें से पुरुष कितने वोट उपयोग में लिए, महिलाओं ने कितने लिए, थर्ड जेंडर कितने हुए और कुल कितने हुए। अब जो जैसे चुनौती मत होते हैं, चैलेंज वोट होते हैं, उनकी एंट्री न तो 17 में होगी न वो मशीन में आएंगे, उसकी एंट्री अलग से होगी। तो जैसे यहाँ ये जो निर्वाचकों की संख्या है वो तो मतदाता सूची की जो चिन्हित प्रति होगी उससे आपको पता चल जाएगी पुरुष और महिला, क्योंकि जो पुरुष होगा उसके लाइन खींच के लिखा जाएगा, और जो महिला होगी उसके ऊपर गोला किया जाएगा। ट्रांसजेंडर कोई है तो उसके जो स्टार लगाया जाएगा। इस तरीके से उसकी गणना है वो PO1 है मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, उससे कर देंगे। और जो कुल टोटल है वो CU के बटन से भी आपको क्लियर करना है कि कितने वोट पड़े। उसके बाद में अगर चैलेंज वोट है तो चैलेंज वोट, जैसे चैलेंज वोट में यहाँ जो उदाहरण दिया हुआ है कि चैलेंज वोट 2 हुए। अब चैलेंज वोट में भी 2 तरह की स्थिति हो सकती है, एक तो स्वीकृत और एक अस्वीकृत। स्वीकृत का मतलब हुआ कि चुनौती स्वीकार की गई, यानी चुनौती स्वीकार की गई, इसका मतलब 2 रुपये की उसमें रसी भी आएगी। और स्वीकार नहीं की गई यानी उस मतदाता ने अपनी पहचान साबित कर दी और जो आक्षेप करता है वो अगर गलत साबित हो गया तो वो अस्वीकृत हो जाएगा। तो इस तरीके से उसकी भी जो संख्या है चैलेंज वोट की वो यहाँ आ जाएगी। तो ये चैलेंज वोट है उसका मामला अलग होगा, टेंडर वोट का अलग होगा। टेंडर वोट का एक अलग से आपको फॉर्मेट मिलेगा। जो टेंडर वोट होगा वो आपके ना तो मशीन में आएगा ना CU में आएगा। मैंने अभी जो कहा था वो टेंडर वोट के बारे में कहा था। चुनौती वोट है वो दूसरे हैं। चुनौती वोट में सिर्फ ये बात है कि PO1 के पास में कोई मतदाता आया और उसको किसी एजेंट ने उसकी पहचान को चुनौती दी, तो वो चुनौती या चैलेंज वोट आ जाएगा। टेंडर वोट का मामला अलग है। टेंडर वोट में आपके जो बैलेट पेपर होता है यानी कागज़ का छपा हुआ जो मत पत्र होता है उसके द्वारा वोट कराए जाएंगे। तो वो टेंडर वोट है वो इस मशीन में भी नहीं आएगा और 17 में भी नहीं आएगा, वो अलग बात होगी। ये चैलेंज वोट की बात है। इसके अलावा उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र EDC प्रस्तुत करने पर मत दिए। तो सामान्य रूप से मैंने कई वीडियो में बताया कि EDC का जो मामला है वो विधानसभा चुनाव में लगभग नहीं के बराबर होता है। ये लोकसभा चुनाव में हो सकता है, क्योंकि जो चुनाव ड्यूटी पे नियुक्त कार्मिक या कोई भी ऐसा कार्मिक है वो उसी मतदान पे अपना बूथ पे अपना वोट दे, वो तब होगा जब उसका वोटर लिस्ट में नाम है और वहाँ के उनके वोटर लिस्ट के या उनके वहाँ के जो भी कैंडिडेट है और उस बूथ के कैंडिडेट दोनों सेम ही हो। और सेम कब होगा? लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पूरे ज़िले में सेम कैंडिडेट होते हैं। तो वो कहीं भी जाकर के पूरे ज़िले में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में वोट देगा, वो कैंडिडेट सेम ही होंगे। तो उस स्थिति में EDC जारी की जाती है। इसके अलावा ओवरसीज यानी विदेशी मतदाता अगर कोई है, इन्होंने वोट दिए, तो आपको उसकी संख्या लिखनी है, नहीं है तो आपको 0 कर देना है। अगला है उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मतदान किया, यानी जो अंधे, विकलांग वगैरह जो लोग होते हैं उनको एक साथी अलाउ किया जाता है और वो साथी 18 साल से ऊपर का हो और उससे भी घोषणा लेनी है। उसके बाद में कितने लोगों ने उसकी सहायता ली, तो वो संख्या अगर है तो आपको ये लिखनी है। इसके अलावा प्रॉक्सी द्वारा मतों की संख्या। प्रॉक्सी का मतलब हो गया कि ऐसे जो CSD वोटर है यानी जो क्लासिफाइड सर्विस वोटर है, CSV है, जो विभिन्न सेवाओं में है और वो किसी व्यक्ति को अपना प्रॉक्सी नियुक्त करते हैं और वो उनकी तरफ से मतदान करता है, तो उसकी लिस्ट आपको जो वोटर लिस्ट होगी उसके साथ ही लगी हुई मिल जाएगी। तो आपको पहले ही चेक करनी है कि उस वोटर लिस्ट में कोई प्रॉक्सी के वोट है, अगर है तो वोट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जो भी है उसके अनुसार संख्या लिखनी है। उसके बाद में निवेदित मतों की संख्या। निवेदित मत मैंने पहले बताया कि ये टेंडर वोट होते हैं और टेंडर वोट है उसका लेखा न तो 17 में होगा और न उसका मशीन में होगा। वो अलग से ही उसका एक तो टेंडर वोट का एक पूरा फॉर्मेट होगा। इसके अलावा जो छपा हुए लगभग 20 टेंडर मत यानी निवेदित मत आपको दिए जाएंगे, उनमें से उसको मतदान कराना है। और टेंडर वोट की स्थिति क्या होती है वो मैंने जो एक वीडियो 3 वीडियो की एक श्रृंखला बनाई है, विशेष परिस्थितियाँ, उसमें टेंडर वोट के बारे में विस्तार से बताया कि टेंडर वोट क्या होता है और किस तरीके से दिलाया जाएगा। तो वो आप एक बार ज़रूर देख लें। उसके बाद टेंडर वोट कोई है तो आपको संख्या लिखनी है।
निर्वाचकों की संख्या जिनके बारे में उम्र की बारे में घोषणा की गई। अब मान लो कोई ऐसे युवा मतदाता आते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम लगे पीओ1 को या पीआरओ साहब को, तो वो उनसे घोषणा ले सकते हैं उम्र के बारे में। अब इसमें भी दो बातें हैं कि कुछ लोग घोषणाएं देते हैं और कुछ लोग घोषणा देने से इनकार करते हैं। तो अगर घोषणा देते हैं तो उसकी प्रारूप वो जो एक कॉलम में अलग एंट्री हो जाएगी, नहीं देते तो उनकी एंट्री अलग हो जाएगी। और मान लो जैसे इनकार वाला कोई भी नहीं है तो उसको नील कर दें। अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो एक तो है कि क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि था तो ऐसे स्थगन के कारण। कुछ विशेष परिस्थिति में ही आपको इस पर यहाँ लिखना है, अन्यथा ये नहीं आएगा, क्योंकि मतदान स्थगित करेंगे तब ये मामला आएगा। तो ये ध्यान से लिखना है। इसके बाद में आपको प्रत्येक 2 घंटे की जो कि आंकड़ा है वो आपको नोट करते रहना है। 17 क और जो कंट्रोल यूनिट है उसको भी आपको मिलान करते रहना है कि 17 क में जितनी संख्या है उतनी की उतनी संख्या जो सीयू कंट्रोल यूनिट में भी हो। तो जैसे सुबह 7 बजे मतदान होगा, 9 बजे तक आपको कितने वोट पड़े वो आपको संख्या लिखनी है। उसके बाद में 9 से 11 बजे तक कितने वोट पड़े। अब इसमें जो दोनों आ जाएगी, जैसे एक तो आ गया कि 9 बजे तक 92 पड़े, उसके बाद में 9 से 11 के बीच में 109 वोट पड़े, तो टोटल कितने वोट होंगे, टोटल यानी 11 बजे तक 201 वोट हो जाएंगे। तो ये भी आप रखें, क्योंकि दोनों तरह के आंकड़े पूछ सकते हैं कि 2 घंटे के दौरान कितने मत पड़े, तो 2 घंटे के दौरान तो पड़े 109 मत, जबकि टोटल मत कितने हो गए 201। उसी तरह से 11 से 1 बजे के बीच में कितने मत पड़े। अब मान लो जैसे 11 बजे मतदान थोड़ा गति पकड़ लेता है तो 306 वोट पड़े। तो ये मतलब 2 घंटे के अंतराल में 306 वोट पड़े, और टोटल वोट अब तक कितने होंगे 1 बजे तक 507 हो जाएंगे। उस तरह से दोपहर को 1 से 3 बजे तक कितने वोट होंगे, तो वो जैसे मान लो 203 वोट पड़े, तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे 710। उस तरीके से 3 से 5, अब इस बार 6 बजे तक का समय है, तो जो भी समय होगा उसके हिसाब से आप उसको काउंट करें। और ये बार बार आपके पास में सेक्टर ऑफिसर द्वारा मांगे भी जाएंगे आंकड़े, उसको आप इस पीओ डायरी में भी भरना पड़ेगा, पिटिशन अधिकारी डायरी में, और एक कागज़ पर भी नोट करते रहें ताकि कहीं भी आपको जरूरत पड़े उसको बता सके। अब इसके बाद में ये जो इसमें जैसे दिया हुआ है कि मतदान के प्रारंभ और समापन के समय के अनुसार, जैसे इस बार मतदान है वो 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होगा, तो आपको 5 की जगह 6 बजे तक का आंकड़ा देना पड़ेगा। अब जो अगला पॉइंट है कि मतदान समाप्त के होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियों की संख्या। मान लो जैसे 5 बजे की जगह 6 बजे का समय है, या 5 बजे जो भी समय है, अब जैसे इस बार 6 बजे का समय, 6 बज के मतदान अधिकारी घोषणा करेंगे बूथ के बाहर जाकर के भी समाप्त मतदान का समाप्त समय है वो समाप्त हो रहा है, जो भी वोटर है वो बूथ में आ जाए। तो जितने भी वोटर अगर उस समय वोट देने से शेष रह गए हैं और मतदान केंद्र के भीतर है, उनको तो वोट देने के लिए आपको अलाउ करना है, तो उनको एक पंक्ति में खड़ा कर देना है। जो भी वोटर जो अंतिम समय में है, यानी 6 बजे का टाइम है, तो 6 बजे जितने वोटर खड़े हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया है, उनको एक लाइन पंक्तिबद्ध करना है, और पंक्ति में सभी को जो पीआरओ है वो अपने साइन करके एक क्रम संख्या के हिसाब से पर्ची देंगे, और वो पर्ची लास्ट के व्यक्ति से शुरू करनी है, और जो अंतिम मतदाता जो पीओ1 के पास में खड़ा है वहाँ से वहाँ तक उनको पर्चियाँ बांटनी है। इस तरीके से जैसे मान लो 20 लोग खड़े हैं तो लास्ट से शुरू करेंगे, 20 या 19, और अब 20 के बाद में जैसे 20 है वो सबसे पास वाला है उसको 20 मिलेंगे, उसके बाद 19, उसके बाद 1, और सबसे अंतिम होगा उसको 1 मिलेगा। जैसे जैसे मतदाता आते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि अभी 10 रहे हैं या 9 रहे हैं 8 रहे हैं, तो ये कितने लोगों को पर्चियाँ दी। अगर आप पर्ची देते हैं तो आपको संख्या लिखनी है जो भी पर्ची दी, अगर नहीं देते हैं या उस समय कोई मतदाता नहीं है तो आप इसको जीरो करें। अंतिम मतदाता को मत देने के पश्चात मतदान का समय, यानी मान लो जैसे समय पे पूरा हो गया 6 बजे हो गया तो 6 बजेंगे। अगर मान लो 6 बजे के बाद भी अगर मतदान होता है, यानी अगर आपने पर्ची जारी की है इसका मतलब मतदान 6 बजे से बाद तक होगा, तो जब भी मतदान समाप्त होगा वो आपको समय लिखना है। उसका वाला ये इंपॉर्टेंट है कि जो अपराध के मामले हैं उनका विस्तृत विवरण आपको पढ़ना है। तो अगर कोई ऐसी घटना है तो आपको तो यस या उसमें मेंशन करना है, अन्यथा सब में नील करना है, नो करना है। तो जैसे मतदान स्थल से 100 मीटर की दूरी तक के अंदर कोई मत प्रचार का कोई मामला है तो हाँ करना, नहीं तो नो करना है, नील कर देना है। मतदाताओं का प्रतिरूपण करना, यानी मतदाताओं में जैसे दूसरा कोई फर्जी वोटर देना, या मतदान स्थल पर किसी सूचना की सूची या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, ऐसी कोई स्थिति है तो अन्यथा आपको सबको नील करना है। मतदाताओं को रिश्वत देने का मामला, मतदाताओं या अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, मतदान केंद्र पर कब्जा करना, ये सारे कॉलम आप एक बार अच्छी तरह से देख लें, और जो भी लागू होता हो उस पर आपको लिखना है, अन्यथा उसको छोड़ देना है। इसके बाद में क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई, कोई बलवा हुआ हो तो हाँ करना, अन्यथा नहीं। खुली हिंसा हुई तो हाँ, अन्यथा नहीं। प्राकृतिक विपत्ति है तो हाँ, अन्यथा नहीं। तो जो भी कॉलम लागू होता हो उसमें हाँ या नहीं आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है। ये जो पीओ डायरी, पीआरओ डायरी है, पिटाशन अधिकारी डायरी है, उसमें कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है। जो लागू नहीं होता उसको आपको या तो एने कर दें या नहीं लिख दें, हाँ लिख दें, जो भी लागू होता हो वो आपको करना है। अगला है कि क्या मतदान स्थल पर उपयोग लाई जाने वाली किसी भी मतदान मशीन को स्टेशन अधिकारी के परीक्षा में असंवैधानिक रूप से छीन कर लेके कोई गया, अगर कोई स्थिति है तो हाँ लगना है, नहीं तो आपको नील कर देना है।
आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके और या नुकसान पहुंचाकर छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया, अगर ऐसी कुछ है तो आपको उसका मेंशन करके उसका ब्यौरा देना है, नहीं तो आपको नील कर देना है। इसके अलावा अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायत कोई हो तो आपको लिखनी है, अन्यथा नहीं लिख दें। और विधि या व्यवस्था को भंग करने का मामला है तो उसके मामलों की संख्या लिखनी है, अन्यथा नो कर दें। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो तो अन्यथा इसको नील कर दें। और क्या मतदान आपने मतदान से पूर्व और यदि आवश्यक हो तो मतदान के बीच में जब भी नई मशीन उपयोग ली गई उससे पहले मॉक पोल करवाना आवश्यक था और मतदान की समाप्ति पर जो घोषणा की वो की, तो आपको हाँ लिखना है, क्योंकि ये सारे काम अनिवार्य रूप से आपको करना है। जब भी मतदान शुरू हो आपको मॉक पोल करना है। मॉक पोल करने के बाद में आपको मशीन को अनिवार्य रूप से क्लियर करना है, उसका सर्टिफिकेट भी जारी करना है, उस पर एजेंट्स और जो पोलिंग पार्टी के सदस्य उनके भी साइन करवाने हैं। तो वो इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तो आपको संभाल के रखना है, क्योंकि इस बार जो पीठासीन अधिकारी की डायरी के अलावा पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के नाम से 5 जो अलग अलग 5 रिपोर्ट्स है, उसमें भी एक रिपोर्ट है। तो वो रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा कि अगले वीडियो में कौन कौन सी रिपोर्ट है, किस तरीके से आपको पढ़नी है। तो यहाँ आपको हाँ लिखना है। उसके बाद में एक एंट्री या तो आप खुद लिख दें या जब भी आप वहाँ जाएंगे सामग्री जमा करवाने, तो वहाँ अनिवार्य रूप से एक लिखवाते हैं, जहाँ तक मुझे अनुभव है पिछले चुनाव में या हर चुनाव में लिखवाते हैं कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ये एक लाइन आपको लिखवाएंगे। तो आपको वहाँ जो सबसे नीचे वहाँ आपको लिखना है कि मतदान चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ। ये लाइन आपको यहाँ लिख करके फिर पीठासीन अधिकारी के साइन करने हैं, स्थान जगह का नाम आ जाएगा। और इस तरीके से मतदान ये डायरी है पीठासीन अधिकारी की, मतदान की मशीन, विजिट शीट, पर्यवेक्षक की जो भी रिपोर्ट वगैरह है वो सारे रिटर्निंग ऑफिसर को, यानी जहाँ भी सामग्री जमा होगी वहाँ जमा करानी पड़ेगी। तो ये पूरी जो पीठासीन अधिकारी की डायरी थी मैंने आपको बता दी। इस तरीके से ये जो डायरी होगी इसमें स्ट्रिप सेल की संख्या, विशेष टैग की संख्या और प्रिंटर की संख्या यानी वीवीपैट की संख्या वगैरह, इस तरह के सारे कॉलम होंगे जिसमें प्रथम मतदान अधिकारी के साइन, PO2 के साइन जो मतदाता का रजिस्टर का प्रभारी होगा। इसके अलावा यहाँ निर्वाचकों की संख्या, पुरुष महिला वगैरह, थर्ड जेंडर वगैरह, चुनौती वोट कोई है तो वो चुनौती वोट से अगर मान लो 2 रुपये के हिसाब से अगर आप राशि आपने जमा की है वो राशि यहाँ आ जाएगी। EDC वाले की संख्या आ जाएगी, निवेदित मतपत्र आएंगे, प्रॉक्सी है, जो भी आयु संबंधी घोषणा के कोई मामले हैं तो वो फिर 7 से 9, 9 से 12 और 3 से 5 की जगह जैसे 6 बजे तक जो भी समय वो आएगा। और उसके बाद में इस तरह के जो भी मामले अपराध वाले हैं उसमें आपको हाँ या ना जो भी है वो लागू होता है वो लिखना है, लेकिन कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। और ये सारी भर करके लास्ट में पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे। तो ये पूरी पीठासीन अधिकारी की डायरी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको पढ़नी है। ये पूरी डायरी है और इसको मैंने आपको भरे हुए फॉर्मेट भी आपको बता दिया, इस तरीके से पीठासीन अधिकारी की डायरी है, पूरी आपको पढ़नी है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करें। और चुनाव में मैंने हमेशा कहा है कि आपको अपने विवेक का काम नहीं लेना है, आपको चुनाव आयोग के जो भी निर्देश है उनकी अक्सर से पालना करनी है। जो भी कॉलम जिस जानकारी के बारे में दिया गया, पूछा गया, वही आपको जानकारी देनी है। तो ये आप अच्छी तरह से एक बार चेक कर लें, एक बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, नहीं पढ़े तो आपके साथ में जो भी साथी है उनसे पूछ लें। फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आपके सेक्टर जो ऑफिसर है जो बार बार आपको राउंड करते रहेंगे तो उनसे सलाह ले लें, लेकिन कोई भी गलत जानकारी नहीं पढ़ें। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी पीठासीन अधिकारी की डायरी के बारे में। अगली वीडियो में जो दूसरे प्रपत्र है उनको भी मैं आपको लाइव किस तरीके से भर करके बताना है तो भरे हुए फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।